जब आप एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के दरमियान तायन करने की कोशिश करते हैं तो रिएजेंट के काम पर गौर व फिक्र बहुत अहम है। क्या आपका रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करता है या ये बेस के तौर पर काम करता है? तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल को देखते हैं। इसमें हम चार्ज पर गौर करेंगे। हम जानते हैं कि पानी न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम कर सकता है। पानी में ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। हम ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिखते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लिहाजा हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है। तो पानी न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम कर सकता है, लेकिन ये एक कमजोर न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड आयन के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है। हाइड्रोक्साइड आयन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। इसमें ऑक्सीजन पर फुल नेगेटिव चार्ज है। अब आगे न्यूक्लियोफाइल की पोलराइजेबिलिटी देखते हैं। चलिए हाइड्रोक्साइड आयन का हाइड्रोजन सल्फेट के साथ मुआवजा करते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और इसकी ऑक्सीजन पर फुल नेगेटिव चार्ज है। लेकिन हाइड्रोजन सल्फेट भी एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, अगरचे इसमें सल्फर पर नेगेटिव चार्ज नहीं है। और इसकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने की वजह इसकी पोलराइजेबिलिटी है, जो कि एटम के साइज से और इलेक्ट्रॉन्स के न्यूक्लियस से फासले से ताल्लुक रखती है। सल्फर ऑक्सीजन से ज्यादा बड़ा एटम है और हमारे पास बहुत से इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस से बहुत दूर हैं। और चूंकि वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बहुत फासले पर हैं, इसलिए न्यूक्लियस इनको अपनी तरफ नहीं खींच सकता। लिहाजा इन इलेक्ट्रॉन्स को पोलराइज करना बहुत आसान होता है। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करना इंतहाई आसान है। और यही वजह है कि हाइड्रोजन सल्फेट एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। हाइड्रोक्साइड के तो हम पहले ही देख चुके हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बहुत करीब है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की इन पर गिरफ्त मजबूत है, इसलिए ये इतना पोलराइजेबल नहीं है। लेकिन नेगेटिव चार्ज की वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अगर आपके पास हाइड्राइड आयन आ जाता है, ये बहुत छोटा है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम है, लिहाजा ये दो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बहुत करीब रहेंगे। न्यूक्लियस की इन पर बहुत मजबूत गिरफ्त होगी। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन्स का बादल न्यूक्लियस के बहुत करीब है, इसलिए पोलराइजेबल नहीं है। हालांकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम नहीं करता। तो हाइड्राइड आयन न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम नहीं कर सकता क्योंकि ये पोलराइजेबल नहीं है। जब आप रिएजेंट की नौयत का पता लगाने लगते हैं तो यहाँ चार मुख्तलिफ किस्म की दर्जाबंदी मौजूद है और आप अपने रिएजेंट को इन चारों में से किसी एक दर्जाबंदी से तफीज करवाना चाहते हैं। पहले में आपका रिएजेंट सिर्फ न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करता है और बेस के तौर पर काम नहीं करता। इसकी एक अच्छी मिसाल क्लोराइड एनाइन है। तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इस पर -1 चार्ज है, लेकिन ये बेस के तौर पर काम नहीं कर सकता। और सोचिए इसकी क्या वजह हो सकती है। क्लोराइड एनाइन का कॉन्जुगेट एसिड HCl होगा। HCl यानी H पॉजिटिव के साथ Cl नेगेटिव लगा दे तो आपको HCl मिल जाता है। और हम जानते हैं कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी एक ताकतवर एसिड है। और हम ये भी जानते हैं कि जितना ताकतवर एसिड होगा, इतनी ही कमजोर इसकी कॉन्जुगेट बेस होगी। लिहाजा क्लोराइड एनाइन बहुत कमजोर बेस है और यही वजह है कि हमारे रिएक्शन में ये सिर्फ न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करता है। और बिल्कुल ऐसा ही ब्रोमाइड एनाइन और आयोडाइड एनाइन के लिए है। और इसके अलावा हमारे पास सल्फर न्यूक्लियोफाइल्स भी मौजूद हैं, जिनमें से हाइड्रोजन सल्फेट अभी हमने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और इसकी वजह सल्फर की पोलराइजेबिलिटी है। और ये भी हमारे रिएक्शन में सिर्फ न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करते हैं। इसकी वजह भी बिल्कुल वही HCl की तरह इनका स्ट्रॉन्ग एसिड होना होती है। दूसरी दर्जाबंदी ये है जिसमें आपका रिएजेंट सिर्फ बेस के तौर पर काम करता है, न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम नहीं करता। इसकी मिसाल हाइड्राइड आयन होगी। हम पहले ही देख चुके हैं कि हाइड्राइड आयन न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम क्यों नहीं करता, लेकिन अब इसके स्ट्रॉन्ग बेस होने पर बात करते हैं कि ये इतना ताकतवर बेस क्यों है। हाइड्राइड आयन का कॉन्जुगेट एसिड H2 है और हम जानते हैं कि ये बहुत मुस्तहकम मॉलिक्यूल है, जिसकी वजह से ये एक कमजोर एसिड है।
और एसिड जितना कमजोर होता है उसकी कॉन्जुगेट बेस उतनी ही ताकतवर होती है। यही वजह है कि हाइड्राइड एनाइन बहुत ताकतवर बेस है। अगर आप इसको रिएक्शन में देखते हैं तो इसे सिर्फ बेस ही सोचा करें, जैसे मिसाल के तौर पर NaH। दूसरी मिसाल इस मॉलिक्यूल की है जिसका मुखफ़्फ़फ DBN है। तो DBN सिर्फ बेस के तौर पर काम करता है, न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम नहीं करता। हो सकता है कि आप सोचें कि नाइट्रोजन पर जो इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर्स हैं वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपके पास फ्यूज्ड रिंग सिस्टम है ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत भारी होगा और इसे न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करने से रोकेगा। ये बेस के तौर पर काम करेगा। चले अब ये पता लगाते हैं कि कौन सा नाइट्रोजन प्रोटोनेट होता है। मतलब किस नाइट्रोजन एटम में प्रोटॉन का इजाफा होता है। क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन है या ये sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन है? तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन प्रोटोनेट होगा। चले देखते हैं कि भला क्यों। तो मैं इलेक्ट्रॉन्स के इस लोन पेयर को मैजेंटा रंग से बनाती हूँ। मैजेंटा ये वाला थोड़ा मजे का रंग लगता है मुझे। और इलेक्ट्रॉन्स का ये लोन पेयर प्रोटॉन को ले लेता है और बॉन्ड बनाता है। लिहाजा लोन पेयर इस बॉन्ड में बदल जाते हैं और अब इस नाइट्रोजन के पास +1 फॉर्मल चार्ज होगा। ये DBN का कॉन्जुगेट एसिड है और ये कॉन्जुगेट एसिड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर ले जा सकती हूँ और फिर नाइट्रोजन पर ले जा सकती हूँ। चले इन इलेक्ट्रॉन्स को ना लाल रंग से बनाते हैं। तो ये लोन पेयर इधर हरकत करता है और इधर डबल बॉन्ड बनाता है। अब इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को नीला रंग दे देते हैं और ये नीले इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन पर आ जाएंगे। हमारे पास अभी भी यहाँ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है जिससे दूसरी नाइट्रोजन पर फॉर्मल चार्ज चला जाता है। तो अब इस नाइट्रोजन पर +1 फॉर्मल चार्ज आ जाता है। तो हमारा कॉन्जुगेट एसिड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। पॉजिटिव चार्ज दोनों नाइट्रोजन्स पर गैर मुकामी है और चूंकि हमारा कॉन्जुगेट एसिड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है इसलिए ये इतना एसिडिक नहीं है, जिसका मतलब ये हुआ कि कॉन्जुगेट बेस ताकतवर है और यही वजह है कि ये एक ताकतवर कॉन्जुगेट बेस है, हालांकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। लिहाजा प्रोटोनेशन sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन पर होती है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन पर नहीं होती। अगर आप sp3 पर प्रोटोनेट करने की कोशिश करेंगे तो इससे आप दोनों नाइट्रोजन्स पर पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज नहीं कर सकेंगे। मतलब पॉजिटिव चार्ज एक से दूसरी नाइट्रोजन पर नहीं जा सकेगा। DBU DBN की तरह एक और मॉलिक्यूल है और वो भी इसी तरह काम कर सकता है। रिएक्शन में सिर्फ बेस के तौर पर काम करता है। तो जनाब हमारी तीसरी दर्जा बंदी वो है जिसमें हमारा रिएजेंट ताकतवर बेस और ताकतवर न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करता है और इसकी एक अच्छी मिसाल हाइड्रो ऑक्साइड आयन है। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन एक ताकतवर न्यूक्लियोफाइल कैसे है। हमने अपने तजर्बे से नतीजा अखज़ किया कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन एक ताकतवर बेस है। हम जनरल केमिस्ट्री में तकरीबन हर वक्त सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर हम हाइड्रोजन की जगह एल्काइल ग्रुप लिख लेते हैं तो ये एल्कोक्साइड आयन बन जाता है जो कि हाइड्रोक्साइड आयन ही की तरह काम करता है। तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की मिसालें हैं। हमारी चौथी और आखिरी दर्जा बंदी एक कमजोर न्यूक्लियोफाइल और कमजोर बेस है। हम जानते हैं कि पानी का मॉलिक्यूल एक कमजोर न्यूक्लियोफाइल है और इसमें ऑक्सीजन पर -1 फॉर्मल चार्ज नहीं है। इसके अलावा पानी एक कमजोर बेस भी है, लिहाजा इसका कॉन्जुगेट एसिड H3O+ होगा, है ना। यानी कि H2O में बस H+ का इजाफा कर दे तो आपको H3O+ हासिल हो जाएगा। और हम जानते हैं कि हाइड्रोनियम आयन ये हाइड्रोनियम आयन ही कहलाता है। तो ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है, इसलिए इसकी कॉन्जुगेट बेस कमज़ोर होगी। अगर आप हाइड्रोजन की जगह एल्काइल ग्रुप्स लगा दें तो आपके पास अल्कोहल बनता है और वो भी कमज़ोर न्यूक्लियोफाइल और कमज़ोर बेस है।